तैयार हो जाइए बड़े एक्शन वाले दिन के लिए, जहां एक और निफ्टी की 6 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। संसद के सत्र की आज होगी शुरुआत। क्रूड, कमोडिटीज, गोल्ड के दाम तेजी से गिरते हुए और सन फार्मा की प्रॉफिट वार्निंग। इस बीच में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े धीमे पड़ते दिख रहे हैं, खासतौर से वायदा कारोबार में। क्या हो रणनीति आपकी, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। जी हां, और इस कैलेंडर का, इस साल का सबसे बड़ा दिन दरअसल आज ही है। जिस तरह से 6 निफ्टी की कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और एक तो इन्फोसिस प्री मार्केट ही आ जाएगा, तो ये बनाएगा बाजार का मूड। और इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक ये दोनों कुव्वत रखते हैं कि निफ्टी को 50 पॉइंट का मूव दे दें। जी हां, तो इस लिहाज से आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन दुनिया भर के बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए कैसे रीड करेंगे संकेत, क्योंकि मैं देख रहा था डॉलर इंडेक्स 3 महीने के हाईस पर है। देखिए, संकेत इक्विटी मार्केट से तो बुरे नहीं है। अगर खासतौर पर अमेरिकन मार्केट्स अगर आप देखेंगे, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को आपको याद होगा मिक्स रुझान था। कुछ इंडेक्सेस हरे निशान, कुछ इंडेक्सेस लाल निशान पे थे। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा हल्के हरे निशान के साथ वहां पे कामकाज होता हुआ नजर आया है। 2 वजह है। एक तो ध्यान रखें, जो आईटी के स्ट्रांग नंबर्स आ रहे हैं उसका पूरा सपोर्ट इक्विटी मार्केट्स को मिल रहा है। इसलिए नैस्डैक लगातार तीसरा स्ट्रेट सेशन था कल के कारोबारी सत्र में, जब वो लाइफ टाइम उच्चतम स्तरों को छूता हुआ नजर आया। एसएनपी आपकी स्क्रीन पर, इसने भी कल अपने उच्चतम स्तरों को छुआ, हालांकि क्लोजिंग लेवल्स के नीचे हुई है। तो अपने लाइफ हाइज के आसपास अमेरिकन मार्केट ट्रेड करते हुए, और अब ग्रीस हटकर पूरी तरह से फोकस है कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे। जहां तक डॉलर इंडेक्स की बात है, उसके उछाल की बात है, ध्यान रखें जिस तरह से फेड के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, और वही प्ले अप होता हुआ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस माउंट हो रही हैं कि ब्याज दरें शायद जल्द बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि कल उस पर फोकस नहीं था, कल फोकस था अर्निंग्स पर। यूरोपियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, और वहां पर हमने देखा 1/4 से आधे % के आसपास का उछाल देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि कल खबरें आई कि ग्रीस ने आईएमएफ को जो करीब $2 बिलियन के आसपास, $2 बिलियन के आसपास का जो बकाया था, रीपेमेंट था, वो कर दिया। तो उस खबर के आने के बाद इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा सा खरीदारी आई, रिस्क ऑन ट्रेड्स वापस लौटे, और इसलिए वहां पे अच्छा पॉजिटिव साइड में मोमेंटम था। एशिया, क्योंकि ओवर द नाइट क्यूज थोड़े से पॉजिटिव हैं, तो मिक्स रुझान के साथ एशियन मार्केट्स कामकाज करते हुए कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास। लेकिन एशिया बहुत कीनली कमोडिटी प्राइसेस को वॉच कर रहा है। नाइमेक्स क्रूड $50 अप्रैल के बाद सबसे निचले स्तरों पर पहुंच गया। सोना 5 साल के लोज पे 1100 के लेवल्स के आसपास प्रति आउंस, जो लेवल्स है $1100 के, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। एशिया कीनली बड़ा कमोडिटी मार्केट्स को ट्रैक करता हुआ, और इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि इंडियन मार्केट्स की कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शुरुआत होगी। शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। तो सोना और कच्चे तेल का गिरना भारतीय बाजारों के लिए अच्छा, लेकिन डॉलर इंडेक्स का बढ़ना अनिल, और ये वहां का बाजार मान रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स इसी कैलेंडर ईयर में बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा नेगेटिव। बिल्कुल, और एक्चुअली कल हम यही बात कर रहे थे कि इस वक्त ग्लोबली एक बड़ी दिक्कत है कि पैसा कहां लगाया जाए, और यही वजह कि जनरली आप एक नेगेटिव कोरिलेशन जो देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स का बढ़ना मतलब इक्विटी के लिए खराब है, लेकिन उसके बावजूद इक्विटीज होल्ड करते हुए दिख रही है। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि पैसा लगाने के मौके आपके पास बचे नहीं, न क्रूड में है, न करेंसी में है, न आपके लिए गोल्ड में है, और न ही यूएस बॉन्ड्स में। तो फिर बचता इक्विटी है। अब इक्विटी चाहे महंगी हो, जैसी भी हो, लेकिन आपको वहीं पर एक ऑप्शन बच रहा है। यही वजह कि इक्विटी मार्केट्स गिरने से इनकार कर रहे हैं, लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और ये संकेत दुनिया भर के बाजारों के लिए ज्यादा बेहतर है, और हमारे बाजारों के लिए भी खासतौर से वो इस लिहाज से कि जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे एक तो ग्लोबली फ्लोज आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, और दूसरी बात है कि इक्विटी में आपको लोगों का इंटरेस्ट फिर यहां से बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि सोने में जो निवेश करने की जो स्ट्रेटेजी है वो काफी लोग अब छोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो अगर सिर्फ कंजम्पशन के लिहाज से सोना खरीदना है वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस वक्त सोने की डिमांड काफी कम होती हुई दिख रही है इंडिया में। तो जाहिर सी बात है कि इक्विटी जैसे एसेट क्लास में यहां भी पैसा जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपके पास यहां भी विकल्प कम है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स काफी स्टेबल हैं, और अब नए ट्रिगर्स आपको शायद अगले 2 या 3 महीनों बाद यूएस फेड की तरफ से आते हुए दिखे, और वो भी काफी हद तक बाजारों को अंदाजा है। तो बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद कम है, और ऐसे में ज्यादा बेहतर होगा हेमंत कि हम हमारे लोकल ट्रिगर्स पर ही फोकस करें। और नंबर्स कैसे आते हैं उस पर ही सबकी नजर होगी। लेकिन एफआईएस का नंबर देखिए, 714 करोड़ रुपए का, इतना खराब नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप इंडेक्स ऑप्शन की सेलिंग देखें करीब करीब 700 करोड़ रुपए की, तो मूड थोड़ा खराब हो जाता है। और ऊपर से डीआईआईज जितना एफआईएस खरीद नहीं रहे, उससे ज्यादा अब इन्होंने बिकवाली करनी शुरू कर दी है, तो कहीं मुनाफा वसूली। मुझे लगता है पिछले 2 हफ्तों में सबसे खराब कमजोर नंबर्स कल के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एक तो डोमेस्टिक फंड ने बेहद एग्रेसिव बिकवाली की है, इतनी एग्रेसिव बिकवाली स्क्रीन पर दिख नहीं रही थी, तो बड़ा आंकड़ा आता हुआ दिखा है। लेकिन इसके साथ ही
एफआईएस के आंकड़े वायदा कारोबार में ज्यादा खराब है। आप देखिए 135 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, ये आंकड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन खरीदारी बंद होती हुई दिख रही है। और स्टॉक फ्यूचर्स में एक दो दिनों रुकने के बाद फिर से एफआईएस ने कल दमदार बिकवाली की है 685 करोड़ की। तो अगर आप डायरेक्शनल कॉल पर देखना चाहें तो एफआईएस की खरीदारी कैश मार्केट की और वायदा कारोबार की बिकवाली का आंकड़ा लगभग बराबर बनता है। दूसरा नेगेटिव आंकड़ा ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में 700 करोड़ की जो बिकवाली है उसमें काफी हद तक कॉल ऑप्शंस जो एफआईएस ने खरीदारी की थी वहां पर थोड़ी सी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है और थोड़े बहुत पुट ऑप्शन में भी उन्होंने बिकवाली की। तो ऑप्शन के डेटा मुझे उतने बुरे नहीं दिखे जितने स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स मिलाकर अगर आप देखें। और साथ ही दमदार बिकवाली का आंकड़ा डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से ये बता रहा है कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में कभी भी आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स की ज्यादा होल्डिंग मिड कैप शेयरों में रहती है। और अगर वो ये सोचते हैं कि 8,600 8,700 वो रेंज है जिसके पार जाना बाजार के लिए मुश्किल है, ट्रिगर्स काफी ज्यादा है, पार्लियामेंट सेशन में क्या होगा, और ये सोचकर अगर 8,000 के लेवल से जो डोमेस्टिक फंड्स ने खरीदारी शुरू की थी और उन्हें 8,600 प्लस के लेवल पर बेचना है, तो फिर बाजार के लिए ऊपर बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखेगी। तब बाजार सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से ऊपर जा सकते हैं कि एफआईएस के आंकड़े ज्यादा दमदार दिखे और वो पिछले 2 सेशन से दिख नहीं रहे, धीमे पड़ते हुए दिख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सावधान रहना चाहिए वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखकर। इन्वेस्टर्स के लिए कैश मार्केट की खरीदारी के आंकड़े एफआईएस के 700 करोड़ के अब भी कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि यहां पर इन आंकड़ों के दम पर आज आपके लिए बाजार में फिर अपसाइड थोड़ी सी लिमिटेड होती हुई दिखती है। बिल्कुल। चलिए, 3 ट्रेडिंग सेशन 8,600 को हमने होल्ड किया, तो इंपॉर्टेंट होगा कि आज 8,600 को होल्ड करते हैं या उसके नीचे चले जाते हैं। नतीजों पर ही सबकी नजर होगी और यही डिसाइड करेंगे आज बाजार का दिशा। लेकिन अनिल, ये बताइए एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? एफआईआई तो अब साफ हो गया, दिख रहा है कि थोड़ा करेक्शन के लिए प्ले कर रहे हैं। हाँ, एफएनओ से संकेत मिक्स है हेमंत। एक और जहां आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट्स बने, बैंक निफ्टी सबसे बड़ी दिक्कत है एक्चुअली। बैंक निफ्टी की कमजोरी शायद बाजार को उठने नहीं दे रही। और दूसरी बात है कि जो शॉर्ट्स बन रहे हैं वो भी एफआईएस के भी और ट्रेडर्स के भी बैंक निफ्टी में ज्यादा बनते हुए दिखे। कल आप देखिए 1,30,000 शेयर बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा। तो पहले तो ये कि काफी तेजी की पोजीशंस वहां पर कम होती हुई दिखी, जैसे बैंक निफ्टी 19,000 के लेवल के आसपास पहुंचा तो थोड़ा सा लोग कॉशियस होकर अपनी लॉन्ग पोजीशंस कम कर रहे हैं। हालांकि ये कहना होगा कि अब भी बैंक निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़े नहीं है। 19,000 के नीचे या 18,900 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे तो शायद दिक्कत ज्यादा होगी। 19,000 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने भी दी है लगातार तीसरे दिन, ठीक उसी तरह जैसा आप 8,600 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग दे रहे हैं, लेकिन वीकनेस तो दिख रही है। दूसरी बात ये, निफ्टी में आप देखिए ओपन इंटरेस्ट में कोई खास बदलाव नहीं है। तो साफ तौर पर जो कमजोर ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को कम किया, चाहे वो तेजी की पोजीशन हो या फिर मंदी की, यानी कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन निफ्टी में ज्यादा नजर आ रही है। पुट कॉल रेशियो में भी कोई खास गिरावट आई नहीं, महज 1 बेसिस पॉइंट की 1.22 से 1.21। तो बाजार अब भी थोड़ा और हल्का होना बाकी है। शायद ये पुट कॉल रेशियो कल ज्यादा तेजी से नीचे आता, लेकिन आखिरी आधे घंटे की जो रिकवरी आई उसमें फिर से थोड़े कमजोर ट्रेडर्स ने तेजी की पोजीशन फिर से बनाई और उससे पुट कॉल रेशियो लगभग उन्हीं लेवल के आसपास आया। लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ है कल के सेशन में फिर से, जिस पर नजर होनी चाहिए। जो हम ट्रेडिंग रेंज ऊपर शिफ्ट होने की बात कर रहे थे 8,500 और 8,700 की तरफ, कल के सेशन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो कॉल्स में बना हुआ है वो 8,700 से भी शिफ्ट होकर 8,800 की तरफ गया। तो कहीं कहीं एक अपसाइड की एक गुंजाइश खुलती हुई दिख रही है और शायद वो अपसाइड का ट्रिगर आपको इस बात से आता दिखे कि बाजार को ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस आ जाए कि जीएसटी बिल पास होगा, या फिर रिजल्ट्स जो आज थोड़े ज्यादातर दिग्गजों के अगर बेहतर साइड पर आते हुए दिखे तो फिर एक 8,700 के पार निकलने की गुंजाइश खुलती हुई दिख रही है। ये एकमात्र बड़ा पॉजिटिव संकेत आप बाजार के लिए आज मानकर चल सकते हैं वायदा कारोबार के डेटा के दम पर। अदरवाइज पुट कॉल रेशियो, निफ्टी की अनवाइंडिंग, बैंक निफ्टी की शॉर्ट, ज्यादातर आंकड़े नेगेटिव साइड पर है वायदा कारोबार। बिल्कुल डिलीवरी बेस्ड सेलिंग होती हुई दिखी है बैंकिंग शेयरों में, खासतौर पर आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी जैसे फाइनेंशियल्स में करीब 200 करोड़ रुपए की सेलिंग कल वहां पर हुई है। तो बैंक निफ्टी आज देखना होगा कि 19,000 के स्तर को होल्ड कर पाता है या फिर उसके नीचे चला जाता है। लेकिन अनिल, आज बाजार की ओपनिंग डिसाइड करने वाला एकमात्र शेयर होगा, फिर इन्फोसिस 8:30 बजे के आसपास उसके नतीजे आएंगे, यही डिसाइड करेगा फिर आज कैसे बाजार खुलेगा। इन्फोसिस और सन फार्मा भी। सन फार्मा तो डिसाइड करेगा कि नीचे खुलेगा, ये पता है, लेकिन इन्फोसिस का पता नहीं। अगर सपोज इन्फोसिस के नंबर भी खराब आए, क्योंकि सन फार्मा में कम से कम भी आज 25,000 करोड़ का मार्केट कैप होना तय है, यानी कि अगर 10% की गिरावट सन फार्मा में हो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। और इन्फोसिस भी जनरली नंबर्स के दिन 5% से 15% की रेंज में मूव देता है ऊपर या नीचे की तरफ।
फर्ज करें कि इन्फोसिस के नंबर्स अच्छे हों, अगर इन्फोसिस के नंबर्स खराब हों उसका इंपैक्ट आपको आईटी शेयरों पर पड़ता हुआ दिखे, सन फार्मा का इंपैक्ट फार्मा शेयरों पर भी पड़ता हुआ दिखे, तो फिर निफ्टी के लिए 8600 होल्ड कर पाना इम्पॉसिबल होगा, मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल होगा। 8550 तब वो लेवल होगा जिस पर नजर होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आज के लिए आपके लिए डायरेक्शन के लिए आज से ट्रेडिंग रेंज जो बनती है ऊपर की तरफ 8625 8650 बैरियर है, उसके पार निकले तो तेजी के बारे में सोचिए, और तब तेजी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। वो इसलिए कि 8650 के पार निकलने के बाद फिर आपको अपसाइड सिर्फ 50 पॉइंट की नहीं मिलेगी। जिस तरह से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है 8800 पर, अब 100 से 150 पॉइंट तक की अपसाइड की गुंजाइश खुलती हुई दिखती है, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि आप 8650 को डिसिसिवली पार करें और टिकते हुए नजर आए, अदरवाइज वो कंजेशन जोन है। अब नीचे की तरफ आइए, 8550 ये पहला लेवल है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, जहां बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, और उसके ठीक नीचे फिर 8500 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 8500 को स्टॉप लॉस मानकर चलिए। अगर 8500 टूट जाए तो फिर इस बाजार में इस वक्त आपको लॉन्ग रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि फिर आपके लिए निफ्टी पर 200 से 300 पॉइंट तक की रिस्क नीचे की तरफ खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि वो रिस्क फिर बड़ी होगी। तो 8500 अगर टूट जाए तो फिर आपको अपनी तेजी की पोजीशन खत्म कर लेनी चाहिए। ये दो लेवल काफी अहम है। जहां तक आज के मार्केट का सवाल है, जाहिर सी बात है कि ओपनिंग आपकी ये दोनों ही स्टॉक डिसाइड करेंगे। अगर इन्फोसिस ने अच्छे नंबर दे दिए तो शायद आप शांत शुरुआत होते हुए देखें, क्योंकि इन्फोसिस और सन फार्मा एक दूसरे को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेंगे। इन्फोसिस ने खराब नंबर दे दिया तो आपको पहले नीचे जाना तय है। कल के सेशन में सबसे बड़ी दिक्कत जो दिखी है वो ये कि काफी दिनों बाद बाजार ने पहली बार लोअर हाई बनाया और लोअर लो बनाया, यानी कि पिछले दिन के मुकाबले पिछले दिन का हाई हम क्रॉस नहीं कर पाए फ्राइडे का, और फ्राइडे के लोज के नीचे भी गए। तो पहली बार कमजोरी के संकेत बाजार में आते हुए दिख रहे हैं, और ऐसे में इस कमजोरी के संकेत में थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि नतीजों का बड़ा दिन है और रिजल्ट्स आपको किसी भी तरह के स्विंग्स दे सकते हैं। न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है नहीं, चाहे वो आप हमारे यहाँ पर मॉनसून सेशन से देखें या फिर जिस तरह से ग्लोबली आपको कमोडिटीज के दाम तेजी से गिरते हुए दिख रहे हैं। लॉन्गर टर्म के लिए हमारे लिए फायदे की बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती, तो कॉशियस रहने का वक्त है, और ऐसे में इंपॉर्टेंट लेवल्स पर नजर रख के बाजार में ट्रेड करना सही रणनीति होगी। और सीएनबीसी आवाज के साथ बने रहिए, अगले 20 मिनटों में इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे हैं ये नतीजे। एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा इन्फोसिस के नंबर्स का विश्लेषण करने के लिए। लेकिन वक्त है फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टॉप 10 स्टॉक्स जिस पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सन फार्मा, जी हाँ, ये वो स्टॉक है जिस पर आज आपकी नजर रहनी चाहिए। आपको बता दूं, निफ्टी में करीब करीब 4% का वेटेज रखने वाला ये शेयर, और इसके लिए खराब खबर। दरअसल सन फार्मा ने चालू वित्त वर्ष के लिए कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद एक प्रॉफिट वार्निंग जारी करी है। कंपनी के एमडी दिलीप सांघवी का कहना है कि रैनबैक्सी के विलय के कारण लागत दरअसल कंपनी की बढ़ रही है, और जिससे मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। We expect our consolidated revenue and profits to be adversely impacted due to the factors that I have now highlighted. We are working towards addressing these challenges and building a more robust organization. Post this consolidation phase, we believe that the company will be better placed to pursue higher than industry growth. और ये प्रॉफिट वार्निंग आती हुई दिखी है नतीजों से पहले, और आपको याद होगा पिछली तिमाही के नतीजे भी कमजोर आए थे। बाजार में एक थम्स डाउन दिया था इस स्टॉक को नतीजों के बाद। अनिल, ये बताइए, कल देर शाम जिस तरह से बयान आए हैं, आज कितना लुढ़क सकता है सन फार्मा? कितने गैप डाउन ओपनिंग की तैयारी करनी चाहिए? और सन फार्मा एडवांस के लिए भी बताइए, क्या आज वहां पर भी एक नीजक रिएक्शन आएगा? मिनिमम 10% नीचे सन फार्मा वहां खुलेगा। खुलने के बाद हो सकता है एक बार थोड़ी बहुत रिकवरी आ भी जाए, लेकिन तब ये अब एक्चुअली अब हेमंत ये हो गया कि ये स्टॉक अगले 3 महीनों के लिए, अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक के लिए अब सेल ऑन राइज हो गया। ये बाय ऑन डिप्स नहीं रहा, ये बहुत क्लियर है, क्योंकि ये प्रॉफिट वार्निंग बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है सन फार्मा के लिए। और अब कंसेंसस बाय था ये स्टॉक, हाँ, और सबके पास है। और अब कोई भी सन फार्मा को तब खरीदेगा जब अगला रिजल्ट देख लेगा, क्योंकि उससे पहले उन्हें डिप्स में खरीदारी नहीं करनी है। दूसरी बात, डाइची ने जब सन फार्मा को बेचा था रैनबैक्सी, तब लोग हंसते थे
कि उन्होंने क्या प्राइस में खरीदा, क्या प्राइस में बेचा, और वो भी इसलिए क्योंकि रैनबैक्सी का भाव क्या हो गया था। लेकिन अल्टीमेटली दाइची ने भी अगर बेचा तो शायद कुछ सोच समझ कर बेचा होगा। लेकिन एक बात मैं आज सुबह से बार बार याद कर रहा हूँ, ये कि अल्टीमेटली इस पूरे गेम में शायद सबसे बड़े विनर तो मलविंदर सिंह निकले, और कोई नहीं, जिन्होंने बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली जहां तक सन फार्मा का आज सवाल है, स्पार्क में तो नेचुरली एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट आएगा, बट सन फार्मा के स्टॉक में जो एक कॉन्सेंसस ये थी कि 20 से 30% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी, अब वो रेवेन्यू ग्रोथ पूरी तरह से न्यूट्रल होगी, और उसका इंपैक्ट भले ये है कि आगे चलते हुए तो अब आपको सन फार्मा खरीदना है या फिर आपके पास पड़ा है, तो आपको ये सोचना है कि वित्त वर्ष 2016 यानी कि मार्च 2016 तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। अब आपको मार्च 2017 वाले साल के जो रिजल्ट्स होंगे उसी से एक्सपेक्टेशन रखनी है, और उसमें काफी वक्त है। और जाहिर सी बात है कि जब आपके पास लंबा वक्त हो तो बाजार कभी कभी आपको मौके देता है, किसी खराब दिन अच्छे स्टॉक को खरीदने का मौका देता है, तो वो मौका आएगा। तो मेरा ये मानना है सन फार्मा की इस प्रॉफिट वार्निंग के चलते सन फार्मा की जो डाउन साइड रिस्क खुलती है वो मिनिमम 10% की खुलती है, मैक्सिमम 20% की खुलती है। इस रेंज में आज या अगले कुछ सेशंस में, कुछ 1-2 हफ्तों में स्टॉक सेटल होता हुआ नजर आ सकता है फिर। ऑलराइट, चलिए, तो अब तक हमने अनिल देखा था नतीजों से पहले आईटी कंपनियां ही प्रॉफिट वार्निंग दे रही थी, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट और दूसरी आईटी कंपनियां, और अब आप देखिए फार्मा कंपनी ने भी दरअसल प्रॉफिट वार्निंग देनी शुरू कर दी है। तो बाजार में दरअसल यही शेयरों ने आउट परफॉर्म किया था, और अब यहां से प्रॉफिट वार्निंग आ रही है तो थोड़ी चिंता की बात जरूर है, और इसीलिए देखिए ब्रोकरेज हाउसेज भी चिंतित हैं। नियति के पास चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉफिट वार्निंग के बाद कौन से ब्रोकर्स ने कितना लक्ष्य घटाया। नियति बताइए। कंसेंसस बाय का कॉल जिस तरह से आप लोग अभी बात कर रहे थे उसी के तर्ज पे सबको शॉक लगा है, क्योंकि पहली फार्मा कंपनी है शायद जिसने इस तरह की प्रॉफिट वार्निंग जारी की है। मैक्वायरी ने अपना टारगेट प्राइस रिवाइज किया है, 1100 से इसका लक्ष्य घटा करके 1000 रुपए तक का कर दिया है। FY 16-17 के ईपीएस अनुमान 15% और 10% के आसपास एक घटा रहे हैं। ये बिल्ड इन कर रहे हैं इंटीग्रेशन और प्रोलॉन्ग इम्पैक्ट, इंटीग्रेशन कॉस्ट को और प्रोलॉन्ग इम्पैक्ट जो कि कंस्ट्रेंट्स है हलोल प्लांट में, वहां पे एक दिक्कत है, वो एक बड़ा रिस्क हो सकता है, ऐसा मानना है मैक्वायरी का। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच भी अपने FY 16 और 17 के ईपीएस अनुमान 30% और 20% के आसपास यहां पे घटा रहे हैं, और किसी भी तरह की अगर रिकवरी होती है तो उसको आने में अभी अगले 2 साल लगेंगे। FY 16, 17, 18 के यहां पर एक सिनर्जीज जिस तरह से रैनबैक्सी की मर्जर का इनको फायदा देखने को मिलेगा। टारगेट प्राइस ये भी घटा रहे हैं, 1063 से इन्होंने घटा के 950 रुपए तक का दे दिया है। करंट मार्केट प्राइस से अभी भी 3 से 4% का एक डाउन साइड पोटेंशियल यहां पर देख रहे हैं। बार्कलेज रिटरेट करे अपना इक्वल वेट का कॉल, ये पहले भी कंजर्वेटिव थे, जिस तरह से इनके बाकी सबके अनुमान के मुताबिक 15% बिलो कंसेंसस था। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एस्टिमेट है उससे 10 से 15% का एक डाउनफॉल आ सकता है ईपीएस अनुमान में। 922 तक के लक्ष्य ये भी यहां पर देख रहे हैं, और मॉर्गन स्टैनले ने भी अपने टारगेट प्राइस घटा दिए हैं, 1047 से घटा के 1010 तक का यहां पर दे रहे हैं। और FY 16 और 17 के ईपीएस अनुमान क्लियरली 13.6% और 3.6% रिस्पेक्टिवली घटा रहे हैं। कोर अर्निंग सेकेंड हाफ ऑफ FY 16 में यहां पे सुधरती हुई थोड़ी नजर आएगी, मगर क्लियरली नियर टर्म के लिए स्टॉक के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव खबर है, और किसी भी तरह की रिकवरी आने में अभी अगले 2 साल का वक्त लग सकता है। 2 साल इंतजार करना पड़ेगा रिकवरी के लिए इस शेयर में। और आपको बता दूं, अप्रैल 2015 में जब दाइची ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी, वहां जो भाव था उसी भाव के आसपास है ये शेयर, 932 से 1043 के रेंज में हिस्सेदारी बिकी थी करीब, और आप देखिए उसी भाव के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है, कुछ खास रनअप अभी तक आया नहीं है। वक्त है फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद निफ्टी की जो 6 कंपनियां जिनके नतीजे आज आने वाले हैं उन पर करेंगे फोकस। आप देखते रहिए सिमरी सी आवाज। और अब वक्त है उन शेयरों के बारे में जानने का जहां खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। टॉप 10 स्टॉक्स लेकर हमारी पूरी टीम है हमारे साथ, हेमंत तो है और साथ ही आशीष, नियति, सोनम, पूजा और वरुण सब हैं। शुरुआत आशीष आपके साथ। इन्फोसिस आपके रडार पर रहना चाहिए। अब से कुछ ही देर बाद कहा जा रहा है वो एक्चुअली तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं। इन्फोसिस को लेकर थोड़ा सा मूड तो बदला था जब से डॉक्टर सिक्का साहब आए थे, तो वो रोड मैप को लेकर, उनके विजन को लेकर कुछ क्लैरिटी आई थी, उसके बाद स्ट्रीट खुश हुई थी। लेकिन सबकी नजर एग्जीक्यूशन पे है, और Q4 में आपको याद होगा कमजोर नंबर्स आए थे। इस बार हम एक्सपेक्ट करें एटलीस्ट मॉडरेट नंबर्स ये कंपनी डिलीवर करेगी, कुछ बेहतर परफॉर्मेंस Q1 में एक्सपेक्टेड है। डॉलर आई में करीब 3% के आसपास तिमाहीदार तिमाही बढ़त। हालांकि जो रीसेंट एक्विजिशन थे पनाया और स्कावा
उसके भी कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इंक्लूड होगा। मार्जिन्स में लेकिन क्योंकि सीजनैलिटी होती है, मार्जिन्स में दबाव होगा। वेतन जो कर्मचारियों का बढ़ा है, ऑन साइट ऑफशोर कर्मचारियों का वीजा अकाउंटिंग, जो वीजा के जो खर्च होते हैं उसकी अकाउंटिंग होती है, उसके चलते मार्जिन पे थोड़ा दबाव है। हालांकि जो रुपए में कमजोरी है उससे कुछ हद तक मदद जरूर मिलेगी। उसके बावजूद 160 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन कमजोर और मुनाफे में इसीलिए 2.5% की कमजोरी। लेकिन क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट डील मोमेंटम को लेकर पॉजिटिव रहा है, विन रेट्स को लेकर उनका कहना था लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, पाइपलाइन स्ट्रांग है, ज्यादातर स्ट्रीट मान रही है कि FY16 की जो पहले गाइडेंस दी थी 6.2 से 8.2% ग्रोथ की, वो शायद इस बार भी वो मेंटेन करेंगे। HDFC बैंक के भी अपने आज तिमाही नतीजे घोषित करेंगे और यहाँ से भी हमारा अनुमान है कि एक और स्टेडी क्वार्टर होगा यहाँ पर ये बैंक के लिए। पिछले काफी सारे क्वार्टर से जो 20 से 22% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, इस बार भी हमारा अनुमान है कि मुनाफे में 22% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर बात करें तो पिछले क्वार्टर हमने देखा था कि जो ग्रॉस NPA के लेवल्स थे वो 1% के नीचे आ चुके थे। इस बार भी हमारा अनुमान है कि 0.9% के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है और मार्जिन के फ्रंट पर भी आंकड़े स्टेबल ही देखने को मिलेंगे। नजर रहेगी रिटेल पोर्टफोलियो पर, वहां पे किस तरह का प्रदर्शन निकलता है, स्पेशली CV और C सेगमेंट में। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग को लेकर काफी सारे बैंक घोषणा कर चुकी है और इस बार भी क्या निकल कर आता है इस पर हमारी नजर रहेगी। तो कुल मिलाकर स्टेडी क्वार्टर HDFC बैंक की तरफ से। इसके अलावा FMCG दिग्गज HUL भी आज अपने नतीजे घोषित करेगा। नतीजे बेहतर रह सकते हैं। फिर से एक बार जो नजर होगी वो वॉल्यूम ग्रोथ पे होगी। पिछले तिमाही में कुछ ग्रीन शूट्स देखने मिले थे, इस बार हमारा अनुमान है कि करीब 6 से 7% के आसपास आपको इस कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिलेगी। जहां तक मार्जिन की बात है तो क्रूड ऑयल के जो दाम गिरे हैं, इसके अलावा जो बाकी कमोडिटीज की प्राइसेस गिरे हैं, उसके कारण कंपनी के जो मार्जिन है वो 90 से 100 बेसिस पॉइंट तक आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन कंपनी का जो रॉयल्टी रेट है उसमें करीब 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त होगी, जिसके कारण कंपनी का जो मुनाफा है उसमें महज आपको 5 से 5.5% के आसपास की बढ़त देखने मिल सकती है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पे आपको खास ध्यान रखना होगा। मॉनसून को लेकर क्या अपडेट है, रूरल डिमांड किस तरह की नजर आ रही है। इसके अलावा जो नूडल्स की पूरी कंट्रोवर्सी हुई है उसमें इनका भी एक नूडल्स का ब्रांड था जिसे इन्होंने मार्केट से वापस ले लिया था, उसके ऊपर क्या अपडेट है, इसके ऊपर आपकी खास नजर होनी चाहिए। एक और निफ्टी की कंपनी एशियन पेंट्स आज आपके रडार पे होनी चाहिए, जिस तरह से आज भी इनके नतीजे आने वाले हैं। मॉडेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ हम अनुमान कर रहे हैं, लैकलस्टर वॉल्यूम्स हैं, डिमांड एनवायरनमेंट काफी ज्यादा सबड्यूटेड है और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो भी काफी म्यूटेड है। देखना ये होगा कि डोमेस्टिक डेकोरेटिव वॉल्यूम्स ये कितना क्लॉक इन कर पाते हैं। हमारा अनुमान है कि 6 से 7% के आसपास ये लेके आएंगे, मगर जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस फॉल किए हैं उसके बाद जो लोअर मटीरियल रॉ मटीरियल का कॉस्ट इनका कम हुआ है, उससे इनके मार्जिन में एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल प्रॉफिट नंबर्स में 21% के आसपास का एक कम जंप देख रहे हैं। इनकम 8% के आसपास बढ़ती हुई नजर आएगी, मगर ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 100 बेसिस पॉइंट के आसपास हम लोग उछाल का एक अनुमान लगा रहे हैं। आइडिया के नंबर्स पर भी सबकी नजर होंगी। पहली टेलीकॉम कंपनी है जो नतीजे पेश करेगी आज, लेकिन ये नतीजे बाजार बंद होने के बाद आएंगे तो कल इसका इम्पैक्ट दिखेगा इस शेयर पर। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से मोबाइल डेटा पैक की कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं, ये किस तरह से मदद करता है मार्जिन में, इस पर सबकी नजर होगी। और आपको याद होगा पिछले 6 क्वार्टर से लगातार 100% वॉल्यूम ग्रोथ मोबाइल डेटा पैक में देखने को मिला था और ये ही दरअसल कंट्रीब्यूट कर सकता है इस कंपनी के अच्छे नतीजों की तरफ। मुनाफा का अगर आप नंबर देखें तो 4% गिरावट का एक्सपेक्टेशंस है, 905 करोड़ रुपए के आसपास का ये फिगर आ सकता है और वन ऑफ्स के चलते मुनाफा थोड़ा कम होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन रेवेन्यू देखिए 3% की बढ़त दिखा सकता है, 86,000 करोड़ के आसपास ये नंबर आ सकता है। इसके अलावा सबकी नजर दरअसल रहने वाली है मार्जिन के ऊपर। हमने देखा था चौथी तिमाही में 2% की मार्जिन में बढ़त देखने को मिली थी और इसी तरह के मार्जिन को ये इस बार मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। 36.6% के मार्जिन इस बार देखने को मिलेंगे। केन इंडिया भी आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगा और साल दर साल कंपनी के नतीजे बेहद ही कमजोर रहेंगे। वही तिमाही दर तिमाही कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। 3 वजह रहेगी, सरकार के साथ प्रॉफिट शेयरिंग, क्रूड के दाम में आई भारी गिरावट और राजस्थान ब्लॉक के प्रोडक्शन में आई गिरावट। इस सब के कारण साल दर साल कंपनी के तिमाही नतीजे बेहद ही कमजोर रहेंगे। जब इस पहले तिमाही में क्रूड का दाम लगभग 61 से $62 प्रति बैरल पे रहा है, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में $109 प्रति बैरल पे था। तो क्रूड में जब भारी गिरावट आई है, इससे रियलाइजेशन पर दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। वही तिमाही क्रूड के दाम में 13 से 15% की रिकवरी आई है, तो इसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। हमारे अनुमान के मुताबिक आय में 36% की गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले साल की तिमाही में कंपनी ने एक एक्सेप्शनल घाटा दर्ज किया था लगभग 1630 करोड़ का। अगर इसको कंसिडर करते हैं तो मुनाफे में सिर्फ 9% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं एक्सेप्शनल घाटे को, तो कंपनी के मुनाफे में 62% की गिरावट की उम्मीद रखी जा रही है। मार्जिन हॉरिबली हिट होते हुए दिखाई देंगे। पिछले साल की 73.8% के मुकाबले कंपनी सिर्फ 52.4% के मार्जिन डिलीवर करेगी।
बचेगी। वेदांता और केन मर्जर डील पर मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत जरूरी होगी। इसके अलावा कल बाजार बंद होने के बाद हिंदुस्तान जिंक ने दरअसल अपने नंबर घोषित किया और नंबर हमारे उम्मीद से काफी बेहतर है और सबसे बड़ा सरप्राइज यहाँ मार्जिन के फ्रंट पे दिखाई दिया है। जहां हमारा अनुमान था कि मार्जिन में कुछ दबाव देखने मिलेगा, लेकिन इसके विपरीत कंपनी ने 70 बेसिस पॉइंट के यहाँ मार्जिन में बढ़ोतरी दर्ज की है, जो कि काफी बेहतर है। इसके अलावा मुनाफा जो है कंपनी का, उसमें भी करीब 2.5% की बढ़त देखने मिली है। 1618 करोड़ से बढ़ के ये 1660 करोड़ पे आया है। तो जो नतीजे है वो हमारी उम्मीद से काफी बेहतर है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस तिमाही पोस्ट किए हैं। मार्जिन्स में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है क्योंकि कंपनी के जो बोरोइंग कॉस्ट थे उसमें काफी ज्यादा कमी हुई है। इसके अलावा जो लोन डिसबर्सल थे उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के मुनाफे में 30% की ग्रोथ इस तिमाही देखने को मिली है। तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस LIC हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से। टाटा कॉफी ने बेहद ही सुस्त आंकड़े घोषित किए हैं, लेकिन मार्जिन पर भारी दबाव दिखाई देगा। 16.6% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 21.3% के मुकाबले, जहां पे कर्मचारी खर्च और कच्चे माल के खर्चों के कारण मार्जिन पर दबाव बना है। कंपनी के मुनाफे में 16% की गिरावट दिखाई दे रही है, वहीं आय में 6% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। भारतीय एयरटेल आपके रडार पे होना चाहिए। इन्होंने एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट किया है ऑरेंज के साथ अपनी 4 अफ्रीकन सब्सिडरीज को बेचने के लिए। ये अभी एक्सप्लोरेशन टॉक्स हैं। आपको बता दूं कि किसी भी तरह का कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। ये अफ्रीका में इनकी 17 कंट्रीज में प्रेजेंस है। ये 14 to 16% अफ्रीकन रेवेन्यू को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती हैं। चारों सब्सिडरी आपको बता दूं कि ये प्रॉफिट मेकिंग सब्सिडरीज हैं विज़ावी जो दूसरी इनकी अफ्रीका की लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। ये भारतीय एयरटेल को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करेगी और अफ्रीकन ऑपरेशंस को में जिस तरह से इनको जबरदस्त घाटा हो रहा है उसको कम करने में इनको फायदा होगा। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के मुताबिक ये डायरेक्शनल काफी पॉजिटिव है। अगर ये सक्सेसफुल एग्जिट कर देते हैं अपने अफ्रीकन मार्केट से तो एक री रेटिंग हो सकती है भारतीय एयरटेल के स्टॉक में। और फिलहाल इस ट्रांजैक्शन की डील $1.4 बिलियन के आसपास की यहाँ पर देख रहे हैं। और सबसे आखिरी में ओबेरॉय रियल्टी के काउंटर पर नजर रखें क्योंकि इस कंपनी में विदेशी निवेश सीमा को 30% तक बढ़ाने के लिए RBI का अप्रूवल मिल गया है। ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आज दिखने वाला है एक्शन इन सारे रिजल्ट्स के दम पर, और आपके लिए करेंगे तैयार इन सब के लिए रणनीति। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हेडलाइंस और आज के बड़े सवाल। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार में मजबूती बरकरार, लगातार तीसरे दिन निफ्टी 8,600 के पार हुआ बंद। मिड कैप इंडेक्स ने बनाया ऊंचाई का नया रिकॉर्ड। और अच्छे नतीजों से नैस्डैक फिर पहुंचा शिखर पर। IMF को ग्रीस से पेमेंट के बाद यूरोपीय बाजार भी 0.5% बढ़कर बंद। एशिया की मजबूत शुरुआत, SGX निफ्टी मगर फ्लैट। सोने में बढ़ी गिरावट, सोमवार को 4% गिरकर 5 साल के निचले स्तर पर पहुंचा सोना। मोमेक्स पर भाव $1100 के नीचे। और आज लगेगा निफ्टी के बड़े नतीजों का सिक्सर। इन्फोसिस, HDFC बैंक, HUL, आइडिया, केन इंडिया और एशियन पेंट के नतीजों का सबको इंतजार। बस कुछ ही पलों में आएगा इन्फोसिस का नतीजा। सन फार्मा की आय और प्रॉफिट में दिखेगी कमी। दिलीप सांघवी ने कहा रैनबैक्सी मर्जर का दिखेगा बैलेंस शीट पर दबाव। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से बड़े डाउनग्रेड्स। और आज से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के आसार। सर्वदलीय बैठक में PM ने अहम बिलों पर मांगा विपक्ष का साथ। 13 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ आपके लिए रणनीति बनाने के लिए सारे शेयरों पर और बाजार पर भी। कृणाल दायमा और चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेक्निकल और फंडामेंटल राय और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए। आप दोनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। चंदन, क्या कहेंगे आप? लगातार 3 दिनों से 8,600 के ऊपर क्लोजिंग जरूर हम दे रहे हैं, लेकिन कल काफी दिनों बाद लोअर हाई और लोअर बॉटम बनाए हैं हमने बाजार में। तो क्या संकेत थकावट के, करेक्शन के, थोड़ी गिरावट के दिख रहे हैं या फिर डरने की जरूरत नहीं है फिलहाल? जी अनिल जी, देखिए 5-6 दिनों के बाद में जो हाई राइज का जो फॉर्मेशन था उसको निगेट किया और उसके चलते थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बट इंटरेस्टिंग देखें, बाजार इतना चल गया फिर भी पुट राइटिंग है वो 8500 स्ट्राइक में कंटिन्यूसली बन रही है। 60 लाख से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो रहे हैं और ऊपर में देखें 86, 87 और 88 सब स्ट्राइक में लगभग 40 से 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो ऊपर में जरूर हार्डल है, उसके चलते बाजार में थोड़ा सा दबाव हो रहा है। बट ओवरऑल मेरा मानना है जब तक 8550 का लेवल होल्ड करता है बाजार का जो अपस्विंग है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। बाजार में वन वे मूवमेंट नहीं रहेगा बट पॉजिटिव टू रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा। जब तक 8550 का लेवल
होल्ड करते हैं तब तक बाजार में पॉजिटिव वे के साथ खेलना ही बेहतर रहेगा। कुणाल, आप कैसे ट्रेड करेंगे और अप्रोच करेंगे आज के बाजार को? कल हमने देखा था बाय ऑन डिप्स की रणनीति काम कर रही थी, क्या आज वो रणनीति काम करेगी या सेल ऑन रैलीज पर अब व्यू चेंज कर देना चाहिए? गुड मॉर्निंग। मैं समझता हूं कि आज भी बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति है वही मैं समझता हूं कि काम करेगी। और ब्रॉडली अगर एक स्ट्रक्चर देखें निफ्टी का, तो बॉटम पे हमने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देखा था। कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स काफी लो थे जो वारंट कर रहे थे कि हायर लेवल पे रेजिस्टेंस वापस मार्केट फेस कर सकता है और थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, और वही हमें देखने को भी मिला था। पर अभी भी मैं समझता हूं कि वॉल्यूम्स जो है ओवरऑल मार्केट्स के अंदर काफी लो है और एक तरफा मूव शायद हमें यहाँ पे ना देखने को मिले। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं समझता हूं कि निफ्टी ऊपर की ओर 8750 8800 के आसपास तक के लेवल्स आने वाले समय में टेस्ट कर सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति अपना के चलेंगे। नीचे में मैं समझता हूं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी जो हमने लोस बनाए हैं वो भी एक अच्छे सपोर्ट की तरह मार्केट के लिए वर्क करेंगे। ओके, तो कल के लोस को जब तक न तोड़े, जो कि 8550 के आसपास में, प्रिसाइजली 8560 का लो कल हमने बनाया, तब तक घबराने की जरूरत नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब भी बाय ऑन डिप्स का बाजार है, कोई एक दिन के करेक्शन में चीजें बहुत बदली नहीं है, तो घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन अपने लेवल्स जरूर आपके रडार पर होने चाहिए। लेकिन ये तो बात हुई निफ्टी की। स्टॉक्स में कहां एक्शन दिखेगा? ढेर सारे रिजल्ट्स हैं जो आज आने वाले, और कल बाजार बंद होने के बाद भी कुछ बेहतरीन और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए, इन सब पर तैयार करेंगे आपके लिए रणनीति, और इन्फोसिस के नतीजों का भी होगा इंतजार। अब से कुछ ही देर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है कुणाल दायमा और चंदन तापड़े, और अब हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए जयपुर से ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका भी स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक राय बैंक निफ्टी पर लेना चाहता हूं। और चंदन, क्या फिर ऐसा ठीक रहेगा कि अगर आपको लगता है कि निफ्टी बाय ऑन डिप्स है, क्योंकि आज थोड़े नतीजों का भी दिन है, बड़े नतीजे हैं, फिर क्या बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना ठीक है और सामने निफ्टी लॉन्ग कर लें? क्या इस तरह का कोई पेयर ट्रेड दिखता है, या फिर सिर्फ बैंक निफ्टी में रणनीति बनानी हो, आप क्या ट्रेड लेंगे? जी अनिल जी, देखिए बाजार ने अच्छा मूवमेंट दिया है, बट अब थोड़ा सा ऊपर में पोज ले रहा है, और हमारा मानना है जब तक 18,800 का लेवल होल्ड करता है तब तक जो अप मूव हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। जरूर ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि 19,000 की कॉल में जो राइटिंग है और अब 19,500 की कॉल में राइटिंग है, उसके चलते बाजार कुछ दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा सकता है। बट 18,800 तोड़ेगा तभी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर का मूव देखे जा सकते हैं, या जो रिसेंट मोमेंटम बना वो फिजल आउट हो सकता है। मेरे हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो इंपॉर्टेंट लेवल 8550 और 18,800 उनको फॉलो करके ट्रेड किया जा सकता है। रिजल्ट के चलते बाजार में स्विंग हो सकते हैं, इन लेवल्स के साथ ही ट्रेड करें तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी, यदि आप पेयर की बात कर रहे हो, रिसेंटली कुछ दिनों में देखें बैंक निफ्टी या निफ्टी को ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो उसका अपोजिट फिलहाल जो इसका पेयर चल रहा है 2.24 के हिसाब से, उसके हिसाब से जायजा नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करके इन लेवल के साथ ट्रेड करें तो बेहतर है। संदीप, सन फार्मा आपको क्या लग रहा है, कितना आज करेक्ट कर सकता है इस खबर के चलते, जिस तरह से उन्होंने प्रॉफिट वार्निंग कल देर शाम दी है, और क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ रहे हैं आप इस प्रॉफिट वार्निंग को? देखिए ठीक है, ये उन्होंने भले ही प्रमोटर ने वार्निंग दे दी थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि एनालिस्ट ने जब ये 850, 850 के रेंज, 870-80 के रेंज में जब चल रहा था, तो उस टाइम पे भी यही रीजंस आए थे कि रेनबैक्सी का प्रेशर रहेगा और इसलिए करेक्ट कर गया। अब जब एक तरीके से मैं वापस अब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बात करूं, अब रेजिस्टेंस पे आ गया है, तो समहाउ एक बैड न्यूज क्रॉप इन हो गई और प्रमोटर ने बोल दिया, ठीक है इसका रिएक्शन आएगा, और कुछ शायद बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने इसके टारगेट्स को कम किया है। बट मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना चाहिए, और अगर यहाँ पे नीचे आता है तो एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ऐसे क्वालिटी स्टॉक में एंट्री लेने की। तो मेरे हिसाब से 940-50 के लगभग भाव था कल, 948, तो नीचे आए तो 900 से लेकर 880, मतलब 3-4% डेफिनेटली एक करेक्शन देगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि वापस से ठीक हो जाएगा ये स्टॉक, और बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक में। और इसका एक और दूसरा कंपनी है स्पार्क, वो मुझे बहुत अच्छे लेवल्स पे लगता है, अच्छा खासा करेक्ट करके 600 के लेवल से करीब 400 तक आया, और अभी 430-35 के लगभग है, तो बहुत अच्छे लेवल्स लगते हैं, डाउनसाइड रिस्क कम है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है, तो वहां पे भी निवेश किया जा सकता है। कुणाल, इन दोनों के चार्ट्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं। जैसा संदीप कह रहे हैं, फंडामेंटली बाय ऑन डिप्स हैं ये दोनों ही स्टॉक, तो ऐसे में थोड़ी लंबे चार्ट्स देखकर बताएं, क्योंकि शायद तेजी बनने में फिर से वक्त लगे। तो कौन से वो लेवल हैं इन्वेस्टर्स के लिए जहां पर उन्हें एंटर करने के बारे में सोचना चाहिए इन दोनों शेयरों में?
वेल मैं समझता हूं कि दोनों ही चार्ट्स यस बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहां पे अपनाई जा सकती है। खास करके स्पार्क का जो काउंटर है यहां पे मैं समझता हूं कि भले एक तरफा तेजी यहां पे देखी गई है, पर कहीं ना कहीं हर एक लोअर लेवल पे वापस काउंटर सपोर्ट लेके ऊपर ही गया है। तो मैं समझता हूं कि स्पार्क के अंदर डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहां पे अपनाई जा सकती है। सन फार्मा के अंदर हालांकि मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म की बात करें तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा यहां पे अच्छे लेवल्स ऊपर की तरफ ना देखने को मिले। करंटली काउंटर रेजिस्टेंस के आसपास है 950-960 के आसपास एक अपर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन अप्रोच हो रहा है और वो मैं समझता हूं कि काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है काउंटर के लिए। साथ ही साथ अगर हम कैंडल्स पे भी थोड़ा सा यदि नजर घुमाए तो कहीं ना कहीं कैंडल्स धीरे धीरे नैरो होती जा रही है, जो वारंट कर रही है कि एक बार यहां पे डाउन साइड देखी जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि सन फार्मा में एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर देखा जाए। यदि एक्यूमुलेट करना है ये काउंटर तो मैं समझता हूं कि 840-850 जो कि करंट लोस काउंटर ने बनाए थे, मैं समझता हूं कि वो लेवल के आसपास यदि मिलता है तो जरूर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए हमने ये भी देखा कल बाजार बंद होने के बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस ने काफी अच्छे नंबर्स दिए हैं। चंदन, ये बताइए यहाँ पर किस तरह की पोजीशंस बनी हुई हैं? 18.5% मुनाफा बढ़ा, NII में 30% की बढ़त देखने को मिली और कैनफिन होम, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इनके नतीजे भी आज आने वाले हैं। FNO में देख के बताइए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर किस तरह की पोजीशंस बनी हैं और अच्छे नंबर्स के बाद क्या प्रीम रिजल्ट रैली इस शेयर में देखने को मिल सकती है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आज? जी हाँ, सबसे पहले LIC हाउसिंग की बात करें, काफी अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। इसका जो हर्डल था 465 उसको निकाल के इसने क्रॉस किया है। ऊपर में 500 तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। 460 का सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। इंडिया बुल हाउसिंग की बात करें, यहाँ पे भी जो इमीडिएट हर्डल है 675 उसके ऊपर निकलने से स्टॉक में एक नई तेजी हो सकती है। और रिसेंटली देखें यहाँ पे स्टॉक ने 625 के आसपास सपोर्ट लिया और लॉन्ग के बिल्टअप भी देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों काउंटर में पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकते हैं। 675 ऊपर यदि ओपनिंग भी हो जाती है तो 700 से 710 तक के लेवल भी देखे जा सकते हैं। तो सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है और LIC हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कंपैरेटिवली काफी बेहतर लग रहा है। चलिए, तो अच्छी मजबूत शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए। LIC हाउसिंग फाइनेंस में दमदार नतीजे के बाद आज एक गैप अप ओपनिंग की संभावना। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज अपने नतीजे पेश करेगा, यहां पर भी तेजी के साथ चले तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एक अच्छी खरीदारी का मौका बन सकता है। ये राय चंदन की। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर होगा फोकस और देखेंगे कि किस तरह से इन शेयरों में आज आपके लिए रणनीति होनी चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। कुणाल, संदीप और चंदन हमारे तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टाटा कॉफी ने काफी कमजोर नतीजे पेश किए हैं। दूसरी तरफ CCL प्रोडक्ट्स के नतीजे फिर भी थोड़े अच्छे आए हैं। दोनों कॉफी की कंपनियां। कुणाल, ये बताइए चार्ट पर किस तरह के लग रहे हैं ये शेयर और जिस तरह से यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है टाटा कॉफी में, क्या आप कमजोरी का अनुमान लगा रहे हैं? कहाँ नजर रखी जाए, कौन से लेवल्स पर? वेल मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पे एक्सपेक्ट करनी चाहिए। हालांकि अगर हम पिछले 2 से 3 साल के भी यदि हम चार्ट्स देखें तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन ये दोनों ही शेयरों में लगातार देखने को मिला है। और टाटा कॉफी में मैं समझता हूँ कि करीब पिछले 2 साल से अगर हम देखें तो प्राइस में बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिला है और वॉल्यूम्स को देखते हुए अभी भी मैं समझता हूँ कि एक रेंज बाउंड टेरिटरी के अंदर ही ये काउंटर ट्रेड करेगा, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा यहाँ पे जल्दबाजी करके एग्जिट नहीं कर लेना चाहिए काउंटर के अंदर से। जो एक रेंज के अंदर काउंटर ट्रेड कर रहा है उसका फायदा उठाते हुए जब भी हायर रेंज के हायर टेरिटरी के आसपास जाता है 98-99 के आसपास, तो वहां से एक बार जरूर एग्जिट ले सकते हैं, बट जल्दबाजी करके करंट लेवल पे एग्जिट नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये राय आती हुई इन दोनों ही स्टॉक्स में। लेकिन साफ तौर पर नतीजों के लिहाज से आज CCL प्रोडक्ट एक स्टॉक हो सकता है जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। हिंदुस्तान जिंक एक और स्टॉक है जहां पर बेहद शानदार नंबर्स आए, खासतौर से ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती हुई दिखी। और चंदन, कल हम देख भी रहे थे स्टॉक में थोड़ी सी पोजीशंस बनती हुई दिखी। स्टॉक 1.25% मजबूत था, 5% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, 1.5 लाख शेयर बढ़े हैं। क्या ट्रेड होना चाहिए वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? क्या कल ऑलरेडी रनअप हो चुका है, अगर आज ऊपर खुल जाए तो फिर बेचना चाहिए या खरीदने का मौका है?
जी हाँ, देखिए कल 5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला और ओवरऑल देखिए मेटल और ये सब काउंटर उनमें इतना लॉन्ग ट्रेड नहीं बने हुए हैं, इतनी लॉन्ग पोजीशन नहीं है, बट स्टॉक अपने एक लोअर लेवल से सपोर्ट ले रहा है, इसलिए थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है। स्टॉक को जो कल का लो है उसको होल्ड करना जरूरी है। 163 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में मेरे हिसाब से 73 से लेकर 75 के बीच में आए तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करे। ओवरऑल बाजार ने अच्छा मूव दिया है, बट ये जो भी मेटल रिलेटेड काउंटर है वहाँ पे ओवरऑल शॉर्ट्स ही बने हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश रहे कि उछाल में वापस एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। शालीमार पेंट्स अभी इन्होंने अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं, आप देखिए घाटा था और अब भी घाटा ही है। 3.1 करोड़ के सामने 2.1 करोड़ रुपीस का घाटा ही इन्होंने पेश किया है, तो यहाँ पर घाटा कम जरूर हो रहा है लेकिन अभी भी लॉस ही पोस्ट किया है शालीमार पेंट्स ने। अगर आप इनकम देखें तो 24% घटकर 86 करोड़ रुपीस की इनकम शालीमार पेंट्स ने पेश की है। शालीमार पेंट्स पर भी आपसे राय लेना चाहूंगा। कुणाल, ये बताइए इसके छोटी अवधि के चार्ट्स देखकर कैसा लगता है आपको, और आज एशियन पेंट्स के नतीजे भी आने वाले हैं तो वहां पर क्या व्यू है, उसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? वेल शालीमार पेंट्स की यदि बात करें तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन पिछले करीब 4 से 5 महीनों से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मैं समझता हूँ कि जब तक ये फॉर्मेशन इंटैक्ट है तब तक यहाँ पे बाइंग बिल्कुल भी ना करें। ऊपर में मैं समझता हूँ कि 150 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, यदि इसके ऊपर काउंटर जाता है तो तब जाके इस लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का वायोलेशन होगा, और उसके बाद ही मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई भी तेजी का कॉल लेना चाहिए। तब तक मैं समझता हूँ कि एक सेल ऑन रैली का ही अप्रोच यहाँ पे रखना चाहिए। इवन एट करंट लेवल्स मैं समझता हूं कि जिस तरीके से ओवरऑल स्टॉक प्लेस्ड है, शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कि थोड़ी सी वीकनेस ही यहाँ पे हाथ लगे, तो मैं समझता हूं कि एक सेल ऑन रैली का यहाँ पे अप्रोच रखे। यदि 150 के ऊपर क्लोजिंग आता है तब जाके एक तेजी का कॉल जरूर लिया जा सकता है। तो और रही बात एशियन पेंट्स की, एशियन पेंट्स में जिस तरीके से लोअर लेवल से एक उछाल देखने को मिला है, मैं समझता हूं कि यहाँ पे जरूर एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई जा सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बहुत ज्यादा मजबूत है, तो मैं समझता हूं कि करंट लेवल पे शायद इतना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल ना हो, पर डिप्स में जरूर यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। डिप्स में खरीदारी करें, लेकिन एशियन पेंट्स में कल देखे 3% स्टॉक ऊपर बंद हुआ, ओपन इंटरेस्ट 9% बढ़ा है, वहां पर भी जमकर लॉन्ग्स बनते हुए दिखे, लेकिन आज देखना होगा किस तरह का रुझान स्टॉक का रहता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए फ्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत, रुपए की ओपनिंग पर भी होगी नजर, और SGX निफ्टी पर आप अगर इस वक्त देखें तो एकदम शांत कारोबार होता हुआ दिख रहा है। पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।